नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। देश में नोटबंदी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। काला धन रोकने के लिए 500, 1000 के नोट बंद किए गए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे काला धन काबू में आएगा? ये समझने के लिए 38 साल पीछे जाना होगा। 1978 की कहानी देखनी होगी, जब 10,000 के नोट बंद किए गए थे। 78 की नोटबंदी से क्या हासिल हुआ था देश को? पहली बार चौंक गया इंडिया जब बंद हुआ 10,000 का नोट। 78 की नोटबंदी। बैंकों के बाहर लगी ये तस्वीरें हैं नवंबर 2016 की। पूरे देश भर से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आजाद भारत में पहली बार नोटबंदी का ऐलान किया था। इसका जिक्र नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में कर रहे हैं। मोरारजी भाई ने 1000 की नोट पर बंदी लगाई, लेकिन उस समय रिजर्व बैंक ने टोटल 145 करोड़ रुपए, 145 करोड़ रुपयों की मूल्य की 1000 की नोटें छापी थी। अब उसमें से सिर्फ 80 करोड़ पब्लिक में थी। 65 करोड़ बैंकों में पड़ी थी, बाहर निकली भी नहीं थी। इस समय देश में 500, 1000 की नोट, इसकी वैल्यू करीब 14 लाख करोड़ रुपया है। कहां 145 करोड़ और कहां 14 लाख करोड़। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला क्या मोरारजी देसाई सरकार के फैसले से प्रभावित है? और जब बतौर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1000 और उसके ऊपर के नोट पर पाबंदी लगाई थी, तो उसके पीछे सोच क्या था, तरीका क्या अपनाया था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मोरारजी देसाई सरकार का ये फैसला क्या सही साबित हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से साफ है कि जनवरी 1978 और 2016 के हालात में बहुत फर्क है। जैसे आज सभी नोट जो सर्कुलेशन में हैं, यानी जिसे लोग, संस्था, बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मूल्य है तकरीबन 16,40,000 करोड़। और 1978 में बाजार में इस्तेमाल हो रहे रुपयों का मूल्य था महज 8,800 करोड़। 2016 में सोना प्रति 10 ग्राम 30,000 के ऊपर है, जबकि इसकी कीमत 1978 में 685 रुपए थी। 1978 में 500 के नोट तो थे ही नहीं, लेकिन 1000, 5000 और 10,000 के नोट बाजार में थे। उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं चला कि भाई डिमोनेटाइजेशन हो रहा है कि नहीं। जैसे आम आदमी को, जैसे आजकल कितना पैनिक हो रहा है, उस वक्त बिल्कुल नहीं था। क्योंकि अगर 1000 रुपये का नोट देखें, 1000 रुपये जो थी लोगों की जो मंथली आमदनी होती थी, उससे कम होती थी मंथली आमदनी 1978 में। तो 1000 रुपये का नोट तो लोगों ने देखा ही नहीं था। लेकिन जिस गोपनीयता के साथ 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया, उसमें मोरारजी देसाई सरकार के फैसले की झलक दिखती है। यह है द हिंदुस्तान टाइम्स और द ट्रिब्यून की वो प्रति जो 17 जनवरी 1978 को प्रकाशित हुई थी। इन दोनों ही अखबारों में कहा गया है कि 1978 में मोरारजी देसाई ने बेहद गोपनीयता के साथ ये फैसला लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मोरारजी देसाई सरकार के मंत्रियों को कैबिनेट मीटिंग के ठीक आधे घंटे पहले फोन करके प्रधानमंत्री निवास पर बुलाया गया। इससे पहले सरकार के फैसले के बारे में सिर्फ 2 मंत्रियों को पता था। एक थे वित्त मंत्री एचएम पटेल और दूसरे थे कानून मंत्री शांति भूषण। कैबिनेट मीटिंग शाम को रखी थी। ज़्यादातर मिनिस्टर्स को भी नहीं पता था। सिर्फ लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर्स को पता था, और कुछ ऑफिशियल्स जो उनके थे उनको पता था, और किसी को नहीं पता था। जब कैबिनेट मीटिंग हुई उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करने के लिए शाम को, तब कैबिनेट के लोगों को पता लगा और उसके बाद ऑर्डिनेंस इशू हो गया।
तो ऑर्डिनेंस से वो डिमोनेटाइज हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह भी 1978 में नोटबंदी का फैसला लेने वालों में थे। मनमोहन तब वित्त सचिव थे। कानून मंत्री शांति भूषण के मुताबिक 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने कानून बनाकर नोटबंदी की थी, जबकि आज सरकार ने आरबीआई के माध्यम से यह फैसला किया। 1978 में नोट बदलने की सुविधा नहीं दी गई थी। 1000 और उसके ऊपर के नोट को जमा कराने के लिए कहा गया था। टाइम हम लोगों ने दिया था कि जिसके पास है वो सब बैंक में जमा कर सकता है। वक्त था काफ़ी, 3 हफ्ते ऐसा था, और उसमें जमा करके वो दिखाए। अब जिसके पास ब्लैक मनी या करप्ट मनी था वो जमा कैसे करे, दिखाए कैसे, क्या कह के दिखाए कि क्या कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के फैसले का कोई राजनीतिक विरोध नहीं हुआ था। 78 में तो पॉलिटिकल रिएक्शन बुरा नहीं था, जरा भी बुरा नहीं था, क्योंकि होता कैसे बुरा, कॉमन मैन इफेक्ट नहीं हुआ था। कॉमन मैन को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। कॉमन मैन के पास तो 1000, अरे अच्छे अच्छे लोगों ने 1000 के नोट नहीं देखे थे। मामूली आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे वकीलों के पास कोई 1000 के नोट नहीं होते थे। 1000 उस समय बहुत बड़ी चीज होती थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इतिहास को प्रकाशित किया है। इसके खंड 3 में मोरारजी देसाई के फैसले का विस्तार से जिक्र है। इसके मुताबिक 70 के दशक के शुरुआती दिनों में वांचो कमेटी गठित हुई थी। वांचो कमेटी ने नोटबंदी का सुझाव दिया था। उस वक्त 1970s में ये वांचो कमेटी की रिपोर्ट थी काले धन के ऊपर। तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो हाई वैल्यू करेंसी उसको डीमोनेटाइज कर दो, इसको इलीगल टेंडर बना दो। लेकिन वो छपने के बाद, कमेटी की रिपोर्ट जो थी उसके छपने के बाद ही सरकार को ये लगा कि जिन लोगों के पास काला धन है, करेंसी है, तो उसी वक्त वो डिस्पोज करना चाह रहे थे और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही थी। तो इसी वजह से उन्होंने लागू नहीं किया उस वक्त। तो कुछ सालों के बाद फिर जनता गवर्नमेंट जब सरकार में आई थी, जब पावर में आई थी, तब उन्होंने ये लागू किया। वांचो कमेटी के सुझाव लीक हो गए थे, जिसकी वजह से तत्कालीन सरकार ने इसे लागू करना ठीक नहीं समझा। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो नोटबंदी के बारे में नए सिरे से सोचा जाने लगा। इससे जुड़े कई तथ्य हैं, कई कहानियां हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको अभी बताते हैं उस दिलचस्प कहानी के बारे में जिसका जिक्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किताब में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किताब में कहा गया है कि योजना की सफलता के लिए गोपनीयता की जरूरत थी। इसलिए आरबीआई के मुंबई कार्यालय में काम करने वाले एक उच्च अधिकारी आर जानकी रामन के पास दिल्ली से वित्त मंत्रालय से फोन आया। दिन था 14 जनवरी 1978। फोन पर एक तरफ जानकी रामन और दूसरी तरफ दिल्ली के अधिकारी। जी मैं जानकी रामन बोल रहा हूँ। आपको बेहद जरूरी काम के लिए दिल्ली आना होगा। सर काम क्या है, अगर आप बता दें तो मैं तैयारी करके आऊँगा। विदेशी मुद्रा पर जरूरी बातचीत होनी है। आप आज ही दिल्ली के लिए रवाना होने की कोशिश कीजिए। आदेश के मुताबिक आरबीआई अधिकारी आर जानकी रमन जब दिल्ली पहुंचे तब उन्हें बुलाने का असली मकसद बताया गया। उनसे कहा गया कि नोटबंदी से संबंधित अध्यादेश 24 घंटे के अंदर तैयार करें और इस दौरान वो किसी भी बाहरी आदमी से बात तक नहीं कर सकते थे। आज जानकी रमन ने कहा कि 1946 में अंग्रेजों के जमाने में भी नोटबंदी हुई थी। क्या तब जारी कानून की कॉपी उन्हें मिल सकती है? वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने उस समय के आदेश की एक कॉपी उन्हें मुहैया करा दी और फिर जानकी रमन अपने काम में लग गए। वित्त मंत्रालय में जानकी रमन अध्यादेश के काम में लग गए, लेकिन इससे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर आईजी पटेल को नोटबंदी के फैसले की जानकारी तब के वित्त मंत्री ने दी थी। इसका जिक्र आईजी पटेल ने अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इनसाइडर व्यू में किया है। पटेल ने नोटबंदी के फैसले के बारे में बताए जाने पर वित्त मंत्री को कहा, इस तरह के कदम से बिरले ही बड़े नतीजे मिलते हैं। ज्यादातर लोग जो रिश्वत लेते हैं या काले धन की लेन देन करते हैं वो ज्यादा समय तक पैसों को घर में नहीं रखते। ये ख्याल कि काला धन को तकिया या सूटकेस में भरकर रखा जाता है, बचकाना है। किताब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज हिस्ट्री
वॉल्यूम 3 खंड 3 में लिखा गया है कि तब के गवर्नर नोटबंदी के खिलाफ थे और उनका मानना था कि मोरारजी देसाई सरकार ने यह फैसला इंदिरा गांधी और उनके सहयोगियों को घेरने के लिए उठाया है। ये जो कदम उठानी जा रही है जनता गवर्नमेंट, ये राजनीतिक कदम है और ये मतलब हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए नहीं है, क्योंकि उस वक्त चुनाव आने वाले थे और उस वक्त की जनता सरकार को ये शक था कि इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी उनके पास बहुत ज़्यादा काला धन है और वो बहुत ज़्यादा उनके पास ये पैसा पड़ा हुआ है और ये कदम करने से शायद ये काला धन उनसे ये इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर के विरोध के बावजूद तब की सरकार आगे बढ़ी और 15 जनवरी 1978 की शाम तक अध्यादेश को तैयार कर लिया गया, जिसे नाम दिया गया दी हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स डीमोनेटाइजेशन ऑर्डिनेंस 1978। इस अध्यादेश के प्रस्तावना में लिखा गया कि ऊंचे मूल्य वाले नोटों के होने की वजह से पैसों का इस्तेमाल ऐसे गैर कानूनी कामों में होता है जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि 16 तारीख की ही सुबह उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिया। 1978 में नोटबंदी की घोषणा ऑल इंडिया रेडियो पर 9 बजे सुबह के समाचार में कर दी गई। अगले दिन सभी समाचार पत्रों की हेडलाइन यही खबर थी। तब के अखबारों के मुताबिक सरकार ने 17 जनवरी को बैंकों में छुट्टी की घोषणा कर दी, जिससे कि बैंक नोटबंदी की तैयारी कर सके। तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी सरकारी बैंकों की 71 शाखाएं ही थी, जहां 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट जमा कर सकते थे। नोट जमा करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था। नोट जमा करने से पहले लोगों को बताना था कि उनके पैसे का स्रोत क्या है, उनके पास ये बड़े नोट कब और कैसे आए। गलत जानकारी देने पर जुर्माने के साथ 3 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस खबर से मुंबई में आरबीआई के दफ्तर के सामने लंबी कतार लग गई। ये तस्वीर उस दिन के हालात का अंदाजा देती है। इंडिया हिस्ट्री के मुताबिक बैंक जब घोषणा के बाद 18 जनवरी 1978 को खुले तो हालात बेहद कठिन थे। नोट बदलने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म की कमी थी। तब के समय में मुंबई में ये फॉर्म 3-3 रुपए में बिके थे। रिजर्व बैंक के बाहर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अरब देशों से आने वाले टूरिस्ट फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं मंदिरों में अचानक एक ही दिन में दान काफी बढ़ गए। मंदिरों में दान की खबर आरबीआई मुख्यालय पहुंची। हालांकि गवर्नर आईजी पटेल फैसले के पक्षधर नहीं थे, लेकिन उन्होंने मंदिर के मुख्य पुजारियों को फोन किया और कहा, 3 दिन के भीतर सभी पैसों को बैंक में जमा करा दीजिए। ये आदेश जितना इंसान पर लागू होता है उतना ही भगवान पर भी। हाँ, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रात को अनाउंसमेंट किया, उन्होंने शायद ऑर्डिनेंस इशू किया इसके ऊपर। हालांकि इस बार कोई ऑर्डिनेंस नहीं इशू किया गया है, पिछली बार ये ऑर्डिनेंस किया गया था। जल संसाधन मंत्रालय के पूर्व अधिकारी कृष्ण स्वरूप शर्मा 82 साल के हैं। 1978 में नोटबंदी के बाद दिल्ली के क्या हालात थे ये उन्हें याद है। उनके मुताबिक दिल्ली में स्टेट बैंक में ही नोट बदलने की सुविधा दी गई थी। मजेदार बात यह है कि तब तक उन्होंने खुद कभी 5000 या 10,000 तो दूर 1000 रुपए के नोट का इस्तेमाल तक नहीं किया था। जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ 1978 के अंदर, तो ओनली स्टेट बैंक एंड द रिजर्व बैंक वर ऑथराइज्ड, उनको खाली पैसा कलेक्ट करने की इजाज़त थी। तो लंबी क्यू वहाँ भी लगी थी, लेकिन वक्त उनको खाली 3 दिन का दिया गया था और 3 दिन के बाद में उनको कहा था कि आप जस्टिफिकेशन के साथ में उसको और जमा करा सकते हैं। तो आप देखिए, क्योंकि जो करेंसी थी वो बड़े बड़े आदमियों के पास थी, 1000, 5000 एंड 10,000 की करेंसी, इसलिए वो पॉसिबल था। कृष्ण स्वरूप शर्मा इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते कि चाहे 1978 में बड़े मूल्य के नोटों की संख्या कम थी, लेकिन नोटबंदी के बाद खाने के तेल की कीमत कम हो गई थी। जो पहले 1978 में टेररिज्म इतना नहीं था, हवाला का इतना नहीं था, फेक करेंसी नोट का इतना नहीं था, और ये नक्सलवाद और माओवादी का भी इतना नहीं था। आज के ज़माने में वो इतना बढ़ गया कि मोदी को एक सख्त कदम उठाना की आवश्यकता पड़ गई। मेरा नाम सुभाष जुल्का है। मैं अधिकारी था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गंगानगर में 1978 में।
नहरों की वजह से जिले में किसानों के बीच खासी खुशहाली थी। यहाँ के बड़े किसान झोलियों में पैसा भरकर बैंक पहुंचे थे। फटाफट लोग आ रहे थे और बल्क में आ रहे थे और बल्क में ही नोट ला रहे थे। इस समय तो आजकल यहाँ तो है 2000 1000 के नोट ला रहे हैं, लोगों को पता है। वहाँ पता ही नहीं था लोगों को कि हम कितने नोट जमा करा रहे हैं। बस टेलीफोन आ जाता था कि हमारी गाड़ी आ रही है, सब चल दी है, आप बंद ना करना। तो इस तरह से लोग, बैंक ने बहुत सहयोग दिया वहाँ पे और लोग इतने उत्साहित थे कि लेट नाइट में भंगड़ा कर रहे थे चौराहे के ऊपर और 1000 के नोटों में सिगरेट पर और तंबाकू डाल के और वो पी रहे थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की कमेटी के मुताबिक 1978 में किए गए नोटबंदी के 15% से भी कम नोट ही वापस बैंक में आ पाए। 85% नोट तो कानूनी कार्रवाई की वजह से कभी सामने ही नहीं आए। पर क्या 1978 में की गई इस कार्रवाई से काला धन या भ्रष्टाचार में कमी आई? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि एक तो बहुत कम, अगर आप देखें कितनी करेंसी थी, पूरी करेंसी में से 0.6% शायद थी ये जो हाई डिनोमिनेशन 1000 और 5000 के नोट्स तब। तो इसमें बहुत ज़्यादा असर नहीं, मैं समझती हूँ बिल्कुल असर कुछ हुआ नहीं उस वक़्त का, क्योंकि जिनके पास काला धन था वो शायद बाहर ले गए होंगे और या बहुत मामूली सा असर हुआ होगा। हो सकता है कि नोट बदलवाने का सिस्टम ही न रखते, कहते हैं, क्योंकि उस समय भी नहीं था, नोट बदलवाने का कुछ नहीं किया था, सबको नोट जमा करने थे बैंक में, तब वहाँ से बैंक से आपको मिलते। अब ये कह सकते हैं कि आज छोटे आदमी कुछ ऐसे भी थे जिनके बैंक अकाउंट नहीं थे, तो ब्रांचेस को कह देते कि भाई इनकी जल्दी जल्दी बैंक अकाउंट खोल दो, आसान कर देते प्रोसीजर, जिससे कि वो अपना, अगर उनके पास जो है वो बैंक में जमा कर दें और फिर बैंक से विड्रॉ करने में कोई रोक टोक ना होती। मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के इस कार्टून पर अब गौर कीजिए। इसमें एक बाघ को काले धन के रूप में दिखाया गया है। बाघ की पूंछ एक चूहेदानी में अटकी है। पेड़ के पीछे से मोरारजी देसाई और उनके सहयोगी झांक रहे हैं और कह रहे हैं, हमने शुरुआत तो कर दी है। मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का यही कहना था कि समस्या बाघ जैसी बड़ी और भयावह थी और मोरारजी देसाई सरकार की कोशिश चूहेदानी जैसी छोटी। बहरहाल समस्या आज भी उतनी ही बड़ी है, उतनी ही भयावह है। सवाल है कोशिश की और पिछली गलतियों से सीखने की। पहली बार चौंक गया इंडिया जब बंद हुआ 10,000 का नोट। 78 की नोटबंदी।